कल हम लोग बात किए थे कूलम्ब्स लॉ, ठीक। आज बात करेंगे उसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म से पहले वापस से एक बार देख लो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। यूनिट वेक्टर किस लिए काम आ रहा था? गिवन मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन असाइन करने के लिए। तो अगर ये दो पॉइंट्स हैं 1 और 2, तो 1 से 2 की तरफ डायरेक्टेड जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हम क्या लिखेंगे? r12 कैप। और 2 से 1 की तरफ जो यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड होगा उसको क्या लिख देंगे? r21 कैप, ठीक है। 2 से 1 की तरफ 2 1, 1 से 2 की तरफ 1 2, ठीक। दूसरा चीज़, जो पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला यूज़ होना था वो कौन सा यूज़ होगा? a² + b² + 2ab cos थीटा वाला, है ना। इसमें ध्यान रखना कि अगर थीटा 0 डिग्री है ना, मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तब जो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो a और b दोनों के सम के बराबर होगा। और अगर थीटा 180 डिग्री है, मतलब a और b वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन में है, इन दैट केस c का जो वैल्यू होगा वो या तो a माइनस b होगा या b माइनस a होगा। ये तब करेंगे जब a ग्रेटर दैन b हो, और ये तब करेंगे जब b ग्रेटर दैन a हो। ऐसा इसलिए क्योंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर के अलोंग होगा, ठीक है। तो इस केस में किसके अलोंग होगा? a के अलोंग होगा। और इस केस में किसके अलोंग होगा? c का डायरेक्शन b के अलोंग होगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो तो ये कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट अप्लाई होंगे, तो उसमें तुम्हारा समय बचेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े मार्क्स के नहीं आते हैं कि तुमको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करके देना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमको ध्यान रखनी है, कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक। अब आते हैं वेक्टर फॉर्म पे। ये एक चार्ज ले लिया, ये दूसरा चार्ज ले लिया, है ना। फिलहाल मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे किधर फोर्स लगाएंगे? 1 के कारण जो फोर्स लगेगा 2 पर, वो किधर? इस तरफ लगेगा, है ना। तो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक। क्या पढ़ेंगे इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक। अच्छा, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा वो भी रिपल्सिव ही लगाएगा, वो किधर होगा? इस तरफ। तो ये हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट Q1 ड्यू टू किसके कारण? Q2 के कारण, ठीक। डायरेक्शन हम ऑलरेडी बात किए हुए यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, उन्हीं की मदद लेंगे हम यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक। क्योंकि जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो तो सिंपली हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से, कि Q1 Q2 बाई r²। r क्या हो गया? दोनों के बीच का डिस्टेंस। इस पर भी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? उतना ही होगा, Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन किधर है? इस तरफ है। तो इस तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा है? 2 से 1 की तरफ, तो r21 कैप है ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? r21 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इधर से इधर कौन से यूनिट वेक्टर है? 1 से 2, है ना। तो ये फोर्स भी किसके डायरेक्शन में है? इसी के डायरेक्शन में है, राइट साइड। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? r1 2 से, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्शन असाइन हो गया। तो यहाँ पे फोर्स के सिंबल पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे वेक्टर साइन अपीयर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक बात? अब
हम एक रिलेशन यूज कर लेते हैं जो इन दोनों में है आपस में। ये दोनों क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, 1 के बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैथमेटिकली हम इस बात को कैसे शो कर सकते हैं? तो इक्वल टू R21 है ना, बस किसी एक पर माइनस साइन। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, इसी को लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख दें? माइनस में R21 कैप लिख सकते हैं, है ना। अब देखो माइनस साइन को बाहर ले लो, अंडर ब्रैकेट में बाकी टर्म्स को लिख लो। ठीक, तो देखो ये चीज F12 वेक्टर के ही वैल्यू के बराबर है ना, बस वहाँ माइनस साइन आया यहाँ पे एडिशनल, तो रिप्लेस कर देंगे, माइनस साइन रहेगा और फोर्स F12 वेक्टर। ठीक है, तो जो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं वो यही रिलेशन की बात हम लोग पढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ये बताता है कि दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, है ना, वो मैग्नीट्यूड में तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इतना ही है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बस डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F21 को पॉजिटिव में ले लो और 1-2 को नेगेटिव में ले लो। तो कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यही बात बताता है कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। बस कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में यही बात बताता है, इतना ही अंतर है। हमको यहाँ डायरेक्शन की बात बस बता देनी होती। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या बताता है, तो हम उसको यही बात बताएंगे। ठीक, कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ये बताता है कि दो चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, अब ये रिलेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में किस लॉ से सिमिलर दिख रहा तुमको? पहला तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड था, इनर्शिया से जुड़ा हुआ कि एक्सेलरेशन 0 होगा अगर फोर्स 0 है। दूसरा, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो F = ma। तीसरा होता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली बात, कि दो बॉडी जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएगी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाती है। तो वही बात यहाँ भी फॉलो हो रहा है ना। तो कूलम्ब्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। वहाँ भी इक्वल एंड अपोजिट होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, यहाँ भी एक्शन का रिएक्शन हो रहा है उल्टे डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड का। ठीक, तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं याद रखने वाले। पहला कि वेक्टर फॉर्म में बताता क्या है कूलम्ब्स लॉ, और दूसरा कि ये न्यूटन्स के किस लॉ को फॉलो करता है। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इतना फोर्स लगा रहा है, या फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है राइट साइड, तो दूसरा चार्ज पहले वाले पे लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। याद रहेगी ये बात? क्लियर है ये चीज़? कैलकुलेशन नोट डाउन कर लो।